डियर स्टूडेंट्स, हम लोग कल के क्लास में भारतीय उद्योग से संबंधित दो उद्योगों का अध्ययन कर चुके हैं, जिसमें लौह एवं इस्पात उद्योग का कल के क्लास में अच्छे से वर्णन हुआ। आज के क्लास में भी हम लोग दो उद्योग देखेंगे। उसमें एक जो उद्योग हमारा होगा वो रासायनिक उर्वरक से संबंधित, और दूसरा जो उद्योग हम लोग पढ़ेंगे वो तेल शोधन उद्योग यानी रिफाइनरी इंडस्ट्रीज। जहां तक रासायनिक उर्वरक का प्रश्न है तो इसके बारे में एक शब्द कहा जा सकता है कि उद्योगों में ये आवश्यक बुराई है, नेसेसरी एविल है। हम ऐसा क्यों कहते हैं कि रासायनिक उर्वरक उद्योग जो केमिकल फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है वो वर्तमान समय में एक आवश्यक बुराई है, एक नेसेसरी एविल है। इसके पीछे तर्क ये है कि जो भूमि की उत्पादन क्षमता है वो प्रकृति के द्वारा निर्धारित है। नेचुरली जमीन के अंदर उत्पादन करने की क्षमता है, लेकिन यदि उस पृथ्वी से, उस जमीन से हम सीमा से अधिक उसका दोहन करें, एक्सप्लॉयटेशंस करें, तो फिर उसकी उर्वरता में ह्रास आता है, उसकी फर्टिलिटी में कमी आती है। तो फर्टिलिटी में यदि कमी आती है तो उसका प्राकृतिक उपाय भी है। और प्राकृतिक उपाय क्या है साहब? तो बायो फर्टिलाइजर्स का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जैविक खाद का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो प्रारंभिक दौर में जैविक खाद का ही इस्तेमाल होता था, बायो फर्टिलाइजर्स का ही इस्तेमाल होता था। बायो फर्टिलाइजर्स का अर्थ क्या हुआ कि जो पशुओं के मल मूत्र होते हैं, खरपतवार होते हैं या अन्य सड़ी गली चीजें होती हैं, उसको खेत में एक किनारे इकट्ठा कर दिया जाता है और फिर खेती करने से पहले वो बैक्टीरियोफिकेशंस हो जाता है उसमें, और वो एक खाद के रूप में कन्वर्ट कर जाता है, जिसको हम लोग जैविक खाद के नाम से जानते हैं। और फिर उसको छिड़क दिया जाता है खेतों में, और उससे भूमि की उर्वरता पुनः बहाल हो जाती है। तो ये किसी भी तरीके से बायो फर्टिलाइजर, जैविक खाद नुकसानदेह नहीं था। तो शुरू में भी, प्राचीन काल में भी, मध्यकाल में भी हमें एग्जाम्पल्स मिलता है बायो फर्टिलाइजर्स का। ऐसा इसलिए कि बहुत सारे क्षेत्र ऐसे भारत के रहे जहां एक वर्ष में 2-2, 3-3 फसलें लेने की परंपरा रही, और जहां भी एक वर्ष में 2-2, 3-3 फसलें जिस भूमि से लेने की परंपरा होगी, वहां निश्चित रूप से भूमि की उर्वरता में कमी आएगा, और उस कमी की पूर्ति के लिए बायो फर्टिलाइजर्स का उपयोग जो है होता रहा। अधिकांश भारत में वर्ष में एक ही फसल लिया जाता था, या भूमि इतनी अधिक थी, आबादी इतनी कम थी कि भूमि को 1 वर्ष 2 वर्ष बहुत पड़ती भी छोड़ दिया जाता था। तो उर्वरक की आवश्यकता नहीं भी पड़ती थी कि जितनी आबादी थी उसके अनुपात में जो है वो हम लोगों के पास जमीन पर्याप्त मात्रा में था। लेकिन 20वीं शताब्दी में जब जनसंख्या में वृद्धि हुई, तब ये प्रश्न उभरना शुरू हुआ कि जो उत्पादन क्षमता है इस धरती का, उस उत्पादन क्षमता से बढ़े हुए जनसंख्या का भरण पोषण नहीं हो सकता है। तो आजादी के बाद यह समस्या काफी विकराल हो गई हमारे देश में। इतना विकराल हो गई कि खाद्य संकट उत्पन्न हो गया, और खाद्यान्न की पूर्ति के लिए हमें अमेरिका से 480 नंबर की संधि करनी पड़ी, 480। और 480 संधि क्या था? तो गेहूं का अमेरिका से भारत में आयात करना। और उसके कारण से अमेरिका ने बहुत सारी शर्तें हमसे मनवाई। ग्रेजुअली, धीरे धीरे आजादी के बाद स्वास्थ्य सुविधाओं में और सुधार हुआ, क्योंकि स्वतंत्र भारत की सरकार थी। खान पान में भी सुधार हुआ, लोगों की आय भी बढ़ी, इससे प्रजनन क्षमता बढ़ गया, और प्रजनन क्षमता जो बढ़ा तो उससे जनसंख्या की दर काफी बढ़ गई। एक
प्रकार से जनसंख्या विस्फोट के कगार पे, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के कगार पे भारत पहुंच गया। तब उस समय की जो तत्कालीन सरकार थी उसके लिए एक विषम स्थिति आ गया कि आखिर इस बढ़े हुए जनसंख्या के लिए खाद्यान्न का प्रबंध कैसे किया जाए। एक लंबे समय से, आजादी के बाद से हम लोग आयात पर निर्भर कर रहे हैं, और यह समस्या जो बढ़ी हुई जनसंख्या थी सिर्फ भारत की नहीं थी, वैश्विक स्तर पे थी। तो वैश्विक स्तर पे सोचा जाने लगा कि आखिर बढ़ी हुई जनसंख्या को खाना कैसे खिलाया जाएगा। इसमें छात्रों एक नाम उभर करके सामने आया था, और नाम था नॉर्मन बोरलॉग का। नाम सुने होंगे आप लोग। नॉर्मन बोरलॉग एक्चुअली में संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिक थे, लेकिन दक्षिण अमेरिकी देश में उन्होंने रिसर्च किया और वहां के खाद्यान्न समस्या के समाधान का प्रयास किया, और उन्होंने उस क्षेत्र में दो विधियां निकाली, बल्कि 3 कह लीजिए। एक तो यह थी कि हाई ईल्डिंग वैरायटी सीड्स का डेवलपमेंट किया, यानी उच्च उत्पादन क्षमता वाले बीजों का गेहूं के लिए। इसके साथ ही साथ भूमि की उर्वरता को बढ़ाने के लिए रासायनिक खादों के प्रयोग की बात की। जो जैविक खाद है उससे उतना उत्पादन नहीं हो सकता है, इसलिए रासायनिक खादों का इस्तेमाल करना हमारी मजबूरी हो गया। और फिर जहां पानी नहीं है तो वहां सिंचाई का उपबंध करा। इन तीनों का मैक्सिको में, जो लैटिन अमेरिकी देश है, मध्य अमेरिकी देश है, वहां उन्होंने प्रयोग किया, और मैक्सिको में खाद्यान्न समस्या समाप्त हो गई, यानी वो आत्मनिर्भर हो गया। हमारे देश में साइंटिस्ट थे, कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर स्वामीनाथन। इन्होंने कोलैबोरेशंस किया बोरलॉग से, बोरलॉग आए भी यहाँ, और भारतीय परिवेश के अनुसार यहां भी उन्हीं सभी चीजों का इस्तेमाल किया जाने लगा, यानी हाई ईल्डिंग वैरायटी सीड का, उच्च उत्पादन क्षमता वाले बीजों का, साथ ही साथ रासायनिक खादों का, और साथ ही साथ सिंचाई का। परिणति क्या हुई कि 1966-67 में हमारे देश में हरित क्रांति शुरू हुई, ग्रीन रेवोल्यूशन। और जो भारत खाद्यान्नों का आयात कर रहा था आजादी के बाद से आज तक, 1969 तक पहुंचते पहुंचते, ये 1970 तक पहुंचते पहुंचते भारत खाद्यान्नों के मामले में आत्मनिर्भर हो गया। अब उसे खाद्यान्न आयात करने की आवश्यकता नहीं हुई। तो ये जो संभव हुआ, जो हमारा देश भूखा नंगा देश बना हुआ था आजादी के बाद से, और आत्मनिर्भर हुआ खाद्यान्न के मामले में, वो देन थी किसकी? तो यही रासायनिक उर्वरक की, ये जो केमिकल उर्वरक था इसका। हाई ईल्डिंग वैरायटी सीड भी था, लेकिन हम लोग का जो विषय का अध्ययन का विषय है वो रासायनिक उर्वरक है, इसलिए हम लोग अब इस क्लास में रासायनिक उर्वरक पर ही अपने आप को फोकस करेंगे। अब देखिए कि पारंपरिक रूप से जैविक उर्वरक का तो प्रयोग हम लोग कर रहे थे, लेकिन जैविक उर्वरक के प्रयोग करने से उतना उत्पादन नहीं हो रहा था जितना बढ़े हुए जनसंख्या को खिलाने के लिए पर्याप्त हो। इसलिए एक आवश्यक बुराई के रूप में हम लोगों ने रासायनिक उर्वरक को की अनिवार्यता पर बल दिया कि बिना रासायनिक उर्वरक के प्रयोग के हमारे यहाँ खाद्यान्न संकट समाप्त नहीं हो सकता है। अब देखिए रासायनिक उर्वरक क्यों हम लोगों ने अपनाया? तो हमारी जनसंख्या बढ़ रही थी और हमें हरित क्रांति लाना था ताकि इस बढ़ी हुई जनसंख्या का पोषण कर सके। तो इससे समस्या का समाधान हो गया, लेकिन जैविक खाद की तुलना में रासायनिक खाद के या केमिकल फर्टिलाइजर के नकारात्मक पक्ष भी थे। जैविक खाद के नकारात्मक पक्ष नहीं थे, लेकिन केमिकल फर्टिलाइजर्स के, रासायनिक खाद के नकारात्मक पक्ष थे। और वो नकारात्मक पक्ष आपको जानना चाहिए, परीक्षा के दृष्टिकोण से भी और अपने स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी, कि जैविक खाद का जो प्रयोग किया जाता है वो दो तरीके से किया जाता है। एक
कि जमीन में घुलनशील अवस्था में पानी में घोल करके उसको बिछाया जाता है, और दूसरा कि पौधों के ऊपर छिड़क दिया जाता है। तो रूट से भी जो है वो रासायनिक खादों का पौधा शोषण करती है, और पत्तियों से भी रासायनिक खादों का पादप जो है वो शोषण करती है। सिर्फ जड़ से नहीं करती है, पत्तियों से भी करती है। अब देखिए कि इसकी एक विशेषता है रासायनिक खाद का कि ये घुलनशील है और जल में घुलनशील है। तो जल में ये जब घुल जाता है तो ये मिट्टी में सट करके नहीं रह सकता है। ये जल के साथ जो है वो भूमि के अंदर चला जाता है, और जब भूमि के अंदर चला जाता है तो भूमिगत जल जो है वो भौम जल, जिसको ग्राउंड वाटर इंग्लिश में बोलते हैं, वो पॉल्यूटेड हो जाता है, वो शुद्ध नहीं रहता है। इसीलिए जिन जिन गांवों में इसका ज्यादा इस्तेमाल हुआ है रासायनिक खादों का, उन सभी गांवों का भौम जल स्तर खारा हो गया, पीने योग्य नहीं रहा। जबकि पहले गांव का जल जो है काफी शुद्ध माना जाता था। और इसका सबसे बड़ा शिकार जो है वो पंजाब का राज्य है। तो इसीलिए कहा जाता है कि ये मजबूरी है कि बढ़ी हुई जनसंख्या को खिलाने के लिए हमें रासायनिक खादों का इस्तेमाल तो करना पड़ रहा है, लेकिन उस रासायनिक खाद का एक दुष्प्रभाव ये भी है कि हमारा भौम जल जो है वो प्रदूषित होता हुआ चला जा रहा है, और एक बड़े पेय जल की संकट पैदा हो रही है। शहर का तो पानी अब खैर आप भूमि जल का पी भी नहीं सकते, इतना पॉल्यूटेड हो गया है, लेकिन गांव का भी हो गया है। किसी किसी गांव में तो शहर की तुलना में ज्यादा भौम जल, ग्राउंड वाटर जो है पॉल्यूटेड हो गया है। वहां का आप सेवन ही नहीं कर सकते हैं। गांव में भी लोगों ने फिल्टर लगाना शुरू कर दिया है। यह सरकार के द्वारा ऐसे चापाकल लगाए जा रहे हैं जो फिल्ट्रेशन के माध्यम से जो है आरओ पानी लोगों को सप्लाई करता है। ये अभी हमारे सरकार ने, बिहार सरकार ने जो है वो हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो गंगा उद्धव योजना शुरू किया है, तो अभी कुछ दिन में उसका उद्घाटन भी होने वाला है। तो उस पानी को प्यूरिफाई करके जो है पेय जल के रूप में आपके घर में सप्लाई किया जाएगा। तो ऐसा क्यों? क्या जमीन के अंदर पानी नहीं है? लेकिन सभी के सभी दूषित हो चुके हैं। शहर में तो दूषित होने के अलग कारण है, लेकिन देहात में एकमात्र कारण जो है वो रासायनिक खाद है। तो उसको हम लोग रोक भी नहीं सकते हैं। अगर रासायनिक खाद का प्रयोग करना जिस दिन रोक देंगे तो फिर हम बिना अनाज के मारे जाएंगे। तो एक सांप छुछुंदर वाली हालत कृषि और रासायनिक खाद के संबंध में जो है वो उपस्थित हुआ है। हाँ, ये कहा जा सकता है कि इधर सरकार ने कोशिश किया है कि जितना हो सके हम बायो फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करें। तो इसमें सरकार के प्रयास पर्याप्त नहीं है। इसमें हर किसान व्यक्तिगत प्रयास करेगा तो इससे छुटकारा पा सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें मेहनत है। जो भी कृषक खेती करते हैं उनका ये व्यक्तिगत दायित्व बनता है कि वो अपने लिए भी और देश के लिए भी अपने खेत में गड्ढा खोदे, बायो फर्टिलाइजर का उत्पादन करें और इन्हीं बायो फर्टिलाइजर्स के माध्यम से जो है कृषि करें। तो दोनों फायदा होगा, उनका पैसा भी बचेगा और भौमगत जल स्तर जो है वो जो परिशुद्ध हो रहा है, अशुद्ध हो रहा है, वो शुद्ध बना रहेगा। तो ये इस क्लास का एक बहुत बड़ा मैसेज है जो लोगों के पास जाना चाहिए। अब चलिए अब टॉपिक पे आते हैं कि जो भूमि है जहां खेती होती है उसको बहुत सारे पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन पौधे के सेहत के लिए, भूमि के सेहत के लिए नहीं। रासायनिक खाद जो इस्तेमाल करते हैं उसमें भूमि के सेहत के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं, बल्कि पौधा का सेहत अच्छा रहे इसके लिए हम रासायनिक खाद इस्तेमाल करते हैं। पौधा ज्यादा पैदा हो, ज्यादा अच्छे क्वांटिटी में फल दे, उसके लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और जैविक खाद क्या होता है कि वो भूमि के सेहत को ठीक करता है, स्वास्थ्य को ठीक करता है। ये दोनों में डिफरेंस है। तो तीन ऐसे तत्व हैं जो भूमि के पोषकता में पौधे के पोषकता में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बाकी और भी है,
जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम है। ये 3 अनिवार्य हैं और अच्छे मात्रा में चाहिए। इसके अलावा कैल्शियम भी, लोहा भी, ये सब भी चाहिए, लेकिन बहुत अल्प मात्रा में, और वो उतना भूमि में रहती है, उससे वो हासिल कर लेता है। लेकिन ये 3 चीज ऐसा है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश कि वो निश्चित रूप से चाहिए। अगर नहीं मिलेगा तो फिर उसमें उस अनुपात में पादप का उत्पादन नहीं होगा जितने अनुपात में आपको आवश्यकता है। अब ये तीनों जो तत्व हैं जो खाद के रूप में प्रयुक्त हो रहे हैं, उससे होता क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, जो नाइट्रोजन है वो क्या करता है, तो नाइट्रोजन पत्तियों पर काम करता है, पत्तियों को स्वस्थ रखता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पत्ती ही स्वस्थ नहीं होगी तो फिर पौधा का खाना ही नहीं बनेगा। बात समझ में आ रही है? पौधे का पूरा दारोमदार उसके स्वस्थ होने का, उससे अच्छा उत्पादन प्राप्त करने का कौन है? पत्ती है। जितना अच्छे पैमाने पे प्रकाश संश्लेषण होगा, फोटोसिंथेसिस होगा, उतना ही पौधा जो है वो ज्यादा मजबूत होगा, ज्यादा मजबूत फल देगा, ज्यादा क्वांटिटी में फल देगा या फूल देगा। तो इसलिए नाइट्रोजन का बहुत आवश्यकता पड़ता है, क्योंकि नाइट्रोजन पत्तियों को स्वस्थ रखता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। इसी प्रकार से फास्फोरस जो है वो 3 चीज को स्वस्थ रखता है, फल को, फूल को और जड़ को। यानी जब नाइट्रोजन के माध्यम से पत्तियों को आप स्वस्थ कर लिए तो उसके बाद फास्फोरस जो है, जो फल बनेगा वो काफी अच्छा होगा, जो फूल बनेगा वो काफी अच्छा होगा, जड़ काफी स्ट्रांग होगा। बात समझ में आ रही है? और जो पोटेशियम है उसका असर संपूर्ण पादप पर रहता है, माने जड़ से लेकर के पत्ती तक, तना तक, सब पर। अब इसलिए इसका एक अनुपात है कि आप अगर खेत में इन तीनों का इस्तेमाल करेंगे तो कैसे, तो उसमें जो भाग होगा, मान लिया जाए आप 6 भाग मानिए या 6 किलो मानिए आप, तो 6 किलो में 3 किलो जो है वो नाइट्रोजन रहना चाहिए, 1 किलो फास्फोरस रहना चाहिए और 2 किलो पोटाश रहना चाहिए। यानी एनपीके का जो मामला है, ये हम लोग इसको बोलते हैं एनपीके फॉर्मूला भी, जो खाद हम लोग इस्तेमाल करते हैं अपने देश में, वो उसका सम्मिलित नाम क्या है? एनपीके। एनपीके का मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, इसके बारे में। तो एनपीके का अनुपात ये होगा 3:1:2। और ये परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है कि एनपीके का अनुपात क्या है। तो इससे 2 चीजें निकलती है, एक अनुपात और दूसरा कि इस कहां कहां काम कर रहा है। तो ये आप समझ में आ गई पूरी बात, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब देखिए छात्रों कि ये जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के खाद में हम आत्मनिर्भर हैं। माने जिन चीजों से नाइट्रोजनी खाद बनता है, खासतौर से उसको आप नाम बोलते हैं यूरिया। यूरिया खाद लेने जा रहा है किसान डालने के लिए, तो इसमें भारत आत्मनिर्भर है। नहीं, जिस चीज से बनता है सारी चीजें हमारे देश में अवेलेबल है और अच्छे क्वांटिटी में बनता है। और फास्फोरस उर्वरक जो होता है उसका जो रॉ मटेरियल्स है उसको रॉक सल्फेट बोलते हैं, तो बनता है देश में। लेकिन रॉक सल्फेट पाया भी जाता है देश में, लेकिन उस मात्रा में नहीं पाया जाता है जिस मात्रा में इसका उपभोग होना होता है। इसलिए कुछ रॉक सल्फेट जो है वो नौरू से और मोरक्को से जो है वो आयात किया जाता है। ये दोनों अफ्रीका कॉन्टिनेंट के देश है, आप जानते हैं। कहां से? नौरू से और मोरक्को से सॉल्ट पीटर जो है, रॉक फॉस्फेट जो है आयात किया जाता है। और जहां तक पोटाश की बात है तो 1% भी हमारे यहां नहीं होता है। ये पोटाश पूरा का पूरा संपूर्ण रूप से कहां? विदेशों से आयात करना पड़ता है। तो एनपीके में जो एन है उसमें आत्मनिर्भर है, जो पी है उसमें आत्मनिर्भर नहीं है, उसके रॉ मटेरियल बाहर से मंगाना पड़ता है। और जो के है यानी पोटाश, वो पूरी तरीके से संपूर्ण रूप से आयातित है, कोई कारखाना भी हमारे यहां नहीं है इसका। तो परीक्षा के दृष्टिकोण से ये सेक्शंस भी आपका
महत्वपूर्ण है। क्लियर? हम समझते हैं आपको याद होता हुआ चला जा रहा है। गौर से समझिए। अब देखिए कारखाने पर हम आते हैं तो भारत में सबसे पहला कारखाना अंग्रेजों के पीरियड में 1906 में लगा। कहां? तो रानीपेट में, जो तमिलनाडु में। अब उसके बाद देखिए कारखाना लगने का एक क्रम चल पड़ा। इतना ज्यादा हो गया कि उसको मैनेज करने के लिए हम लोगों ने 1961 ईस्वी में भारतीय उर्वरक निगम यानी फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना की, और जितने फर्टिलाइजर के कारखाने हैं वो सब इसी के अधीन चले गए। अब हम लोग देखेंगे कि देखिए पोटास तो हमारे यहाँ पैदा नहीं होता है, लेकिन नाइट्रोजनी उर्वरक और फॉस्फेटिक उर्वरक पैदा होता है। तो उसके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं कि नाइट्रोजनी और फॉस्फेटिक उर्वरक हमारे यहाँ कहाँ कहाँ पैदा होगा। जहां तक नाइट्रोजनी उर्वरक का प्रश्न है तो इसका जो कच्चा माल है कुल 5 प्रकार का है। 1, 2, 3, 4, 5। आपको अचंभा होगा, आप सोचते हो कि यूरिया कैसे बनता है, तो यूरिया खाद जो है 5 तरीके से बनता है। एक नेप्था से। तो नेप्था है क्या चीज? ये जो पेट्रोल बनता है ना, तो पेट्रोलियम का बाई प्रोडक्ट नेप्था है। पेट्रोल जो बनता है वो पेट्रोल जो जमीन के अंदर से निकलता है वो एक मटमैला रंग का कीचड़ होता है जो नीचे से निकलेगा जमीन से। आप उसको देखिएगा तो आप पहचान नहीं पाएंगे कि अरे यही पेट्रोल है, वो कीचड़ है। और उस कीचड़ को भंजक आसवन, फ्रैक्टल डिस्टिलेशन से एक विधि है केमिस्ट्री का, जिसके माध्यम से उस कीचड़ से जो है पेट्रोल के बहुत सारे रूप जो है बनाए जाते हैं। तो क्या होता है, आप एक बीकर मान लीजिए, उसके पॉट को, उसमें कीचड़ को डाल दिया गया, और जब उसको गर्म करेंगे तो फ्रैक्टल डिस्टिलेशन कैसे होता है, जब उसको गर्म करेंगे तो वो कीचड़ गर्म होने के बाद जो है वो विभिन्न तापमान पर आकर करके अलग अलग चीजों का जो है वो डिलीवरी करेगा, यानी बनेगा वही कीचड़। तो सबसे शुद्ध जो है, सबसे पहले जो निकलेगा भाप निकलेगा, तो वो गैस हो गया, पेट्रोल से निकला। उसके बाद दूसरा रूप जो है वो पेट्रोल का सबसे शुद्धतम रूप, जिससे हवाई जहाज चलता है, तो वो ऊपर जाकर के जमेगा और एक पाइप लगा रहेगा, उससे रिस रिस करके बूंदे बूंद जमा होगा, तो वो सबसे हाई क्वालिटी का। फिर उसके बाद उसके नीचे टोटी लगी रहेगी, किसकी, तो पेट्रोल की। फिर किसकी रहेगी, केरोसिन की। फिर किसकी रहेगी, डीजल की। लास्ट में जो बचेगा वो वैसलीन रहेगा। वैसलीन जो आप लोग गाल में लगाते हैं, ये भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। और ये सब निकलने के बाद जो कचरा बच जाएगा उसी को नेप्था बोलते हैं। तो पहले ये खाद के रूप में प्रयोग नहीं होता था, फेंक दिया जाता था, लेकिन बाद में चला नहीं, इसमें फर्टिलाइजर कैपेसिटी है, यूरिया है ये। तो उसी नेप्था को जो है वो पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट है, बाई प्रोडक्ट जो है, उसको, उससे हम लोग खाद बनाते हैं। तो आप गौर से देखिए कि जहां जहां रिफाइनरी है पेट्रोल का, जहां शोधन होता है, हर जगह केमिकल फर्टिलाइजर का फैक्ट्री है, उसी के साथ। जैसे यहां बिहार में कहां है आपको रिफाइनरी, बरौनी में, तो बरौनी में भी फर्टिलाइजर का कारखाना है जहां से यूरिया बनाया जाता है। तो क्यों? क्योंकि उसका रॉ मटेरियल बगल ही में मिल रहा है। तो जहां जहां पेट्रोलियम रिफाइनरीज है उन सभी जगहों पे आपको फर्टिलाइजर का कारखाना मिलेगा, और वो फर्टिलाइजर का वो कारखाना होगा जो नेप्था से यूरिया बनाएगा, ये नाइट्रोजन उर्वरक बनाएगा। क्लियर? तो ये नयापन लग रहा है ना आपको सुनने में? तो यही नहीं, अगला रूप जो है वो कोयला से भी बनता है नाइट्रोजनी उर्वरक। तो उसमें तलचर में, कोरबा में, सिंदरी में, ये सब जहां कारखाने हैं इन जगहों पे, वो सब कोयला से नाइट्रोजन उर्वरक बनाता है। इसी प्रकार प्राकृतिक गैस जो होता है, नेचुरल गैस, उससे भी उर्वरक बनाया जाता है। तो प्राकृतिक गैस से उर्वरक बनाने वाले 6 कारखाने हमारे पास है। एक बीजापुर में, एक सवाई माधोपुर में, एक अनोला में,
एक जगदीशपुर में, एक डबराला में और एक शाहजहांपुर में। और ये जो हजीरा बीजापुर गैस पाइपलाइन है जो गुजरात से उत्तर प्रदेश के अमेठी तक आया है, जगदीशपुर अमेठी में, जगदीशपुर ये बिहार वाला मत मान लीजिएगा, तो इसी में ये सारे के सारे गैस से जो संचालित जो है प्लांट है उर्वरक के, वो इन्हीं हजीरा जगदीशपुर गैस पाइपलाइन के तट पर जो है वो पाया जाता है, जहां जहां से गुजरा है। क्लियर? कुल 6 है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। सल्फ्यूरिक अम्ल से भी नाइट्रोजन उर्वरक बनता है। उसका जो फैक्ट्री है वो कोची में है, खेतड़ी में है और अलवर में है। ये सबसे महत्वपूर्ण है आपके लिए कि इलेक्ट्रोलाइटिक हाइड्रोजन से भी बनता है उर्वरक। और इलेक्ट्रॉनिक हाइड्रोजन कहां पैदा होता है? तो जहां जल से विद्युत बनता है, पानी से, वहां भी बाई प्रोडक्ट निकलता है। और वो बाई प्रोडक्ट ही जो है वो इलेक्ट्रॉनिक हाइड्रोजन है, और उससे जो है फर्टिलाइजर बनता है नाइट्रोजन। और वो 2 जगहों पे है, सिर्फ नांगल में और हीराकुद में। क्लियर? तो ये तो हुआ कि नाइट्रोजन उर्वरक। अभी हमने बताया कि फास्फोरस उर्वरक भी भारत में बनता है। हाँ, ये सही बात है कि इसका जो रॉ मटेरियल है वो रॉक फॉस्फेट है, वो अपर्याप्त मात्रा में है। कुछ है लेकिन पर्याप्त नहीं है। तो पर्याप्त बनाने के लिए हम लोग 2 देशों नौरू से और मोरक्को से इस रॉक फॉस्फेट का जो है वो आयात करते हैं। और आयात करने के बाद इसका जो कारखाना सबसे बड़ा है, फॉस्फेटिक कारखाना, वो पारादीप उड़ीसा में है। और ये सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा कारखाना है फॉस्फेटिक का। अधिकांश उत्पादन यही होता है, इसलिए इस पारादीप वाले भाग को आप हमेशा याद रखिए। ये फॉस्फेटिक का सबसे बड़ा कारखाना है। और कैसा कारखाना है? तो सार्वजनिक क्षेत्र का, मतलब सरकारी, प्राइवेट नहीं। सार्वजनिक का मतलब सरकारी। अन्य कारखाना जो होगा है विशाखापट्टनम में है, ऊटी में है, चेन्नई में है, उदयपुर में है और कोच्चि में। ये और पोटाश का तो यहाँ कोई कारखाना नहीं है। पोटाश का उर्वरक जितना भी होता है वो सब विदेशों से आयातित होता है, इसलिए उसके बारे में कोई विवरण हमारे पास नहीं है। तो ये दोनों प्रकार के, यानी नाइट्रोजनी और फॉस्फेटिक उर्वरक में अगर उत्पादन और उपभोग में देखा जाए तो दोनों मामलों में विश्व में भारत का स्थान तीसरा है। उत्पादन भी पूरे वर्ल्ड का इतना करते हैं कि हम तीसरे पायदान पर हैं, और सारा का सारा उपभोग कर लेते हैं, तो उपभोग में भी हम तीसरे पायदान पर हैं। तो पहला पायदान पर कौन है इन उर्वरकों के उत्पादन में? तो चीन पहला पर है और अमेरिका दूसरा पर है। बिल्कुल न्यू डेटा है। क्लियर? अब देखिए, दूसरा है तेल शोधन उद्योग। तो तेल शोधन उद्योग बिल्कुल एक नया उद्योग है, जैसे रासायनिक उर्वरक उद्योग है। और 20वीं शताब्दी से कहिए कि पेट्रोल का या डीजल का इस्तेमाल गाड़ियों के दहन में या चलाने में किया जाने लगा। तो जब से किया जाने लगा तब से इसकी मांग दिनों दिन बढ़ती चली गई। जैसे जैसे पेट्रोल डीजल चलित यंत्रों का आविष्कार नया नया होते गया, वैसे वैसे इसकी मांग और बढ़ी। शुरू में तो सिर्फ गाड़ियों के लिए होती थी, अब बहुत सारे मशीन चलते हैं इससे, जनरेटर चलता है इससे। तो ऐसी परिस्थिति में वर्तमान समय जो है वो पेट्रोल युग में कन्वर्ट कर गया। अब किसी भी देश को विकास करना होगा तो बिना इसके विकास नहीं कर सकता। हर देश की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड बन गया पेट्रोल। हालांकि अब एक ऊर्जा का एक नया स्रोत जो है वो तो गैर परंपरागत स्रोत है। वो बैटरी वाला जो स्रोत है उसमें एक तत्व, हम नाम भूल रहे हैं, वो मिला है अफगानिस्तान में सबसे बड़े क्वांटिटी में। तो उससे अगर बैटरी आप बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल होगा, बहुत ज़्यादा एनर्जी देगा। तो एक नया सोर्स के रूप में है वो आया है, देख लीजिए उसको। लेकिन उसके आने के बावजूद भी पेट्रोल का महत्व कम नहीं हुआ है। वो भी ज़माना लगेगा उसको पेट्रोल का जगह लेने में। तो पेट्रोल अभी भी है काफ़ी महत्वपूर्ण। लेकिन
जैसा कि अभी भी मैंने आपको बताया कि पेट्रोल जमीन के अंदर से कीचड़ के रूप में निकलता है। ये उपयोग में लाने के लिए इसके लिए रिफाइनरी बनाई जाती है, शोधनशाला। हमारे देश का जहां तक संबंध है, तो जो क्रूड ऑयल जिसको हम लोग गदला तेल बोलते हैं या कीचड़ बोलते हैं, वो अपने उपभोग का मुश्किल से 20 या 30% ही है। बाकी जितना क्रूड ऑयल है वो सब का सब हम लोग आयात करते हैं दूसरे देशों से। आयात करने के बावजूद भी उसके रिफाइनरी की फिर प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए रिफाइनरी एक अलग इंडस्ट्रीज ही बन गई, जिसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो जिस समय देश आजाद हुआ था उस समय मात्र हमारे पास जो कैपेसिटी थी रिफाइनरी की वह 0.25 मिलियन टन, और वर्तमान समय बढ़ करके हमारी कैपेसिटी कितनी हो गई? 213 मिलियन टन। ये एक डेटा है। प्रथम कारखाना जो खुला था वो 1901 ईस्वी में डिगबोई में खुला था। डिगबोई कहां है? तो असम में। कहां है? असम। और वर्तमान में कुल 23 कारखाने हैं और इन 23 कारखानों का विवरण आपके पास है। 23 कारखाने में 20 कारखाने जो सार्वजनिक क्षेत्र के हैं, यानी सरकार के पास है। एक कारखाना जो संयुक्त क्षेत्र में है, यानी इसमें सरकार और निजी क्षेत्र दोनों मिलकर के चला रही है उसको, और 2 कारखाना ऐसा है जो पूर्णतः निजी क्षेत्र में। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि सरकार के पास जो 20 सार्वजनिक कारखाने हैं, जिसका पूरा 20 का विवरण हम दे चुके हैं, ये आपको याद करवाते हैं अभी, और निजी क्षेत्र में सिर्फ 2 है, जामनगर और बड़गाम में, और दोनों एक ही कंपनी की, रिलायंस की। तो उन दोनों में से मात्र एक जो जामनगर का है वो पूरा का पूरा 2.7 करोड़ टन पैदा कर रहा है। यानी सरकार का 20 कारखाना एक तरफ और रिलायंस का एक कारखाना एक तरफ। तो इसलिए पूरा का पूरा वर्चस्व किसका हो गया? रिलायंस का। और इसमें विडंबनापूर्ण बात है छात्रों कि हमारे देश के जो निकटवर्ती पड़ोसी देश है, जैसे बांग्लादेश को ले लीजिए या भूटान को ले लीजिए, हमारे यहां पेट्रोल 100 रुपया से ऊपर हमेशा मिलता है। लेकिन भूटान या बांग्लादेश यहीं से पेट्रोल क्रय करता है भारत से, और उसके यहां यही पेट्रोल 60 रुपये और 70 रुपये मिल रहा है। और वही रिलायंस कंपनी उसी पेट्रोल को हमारे देश में सरकारी नीतियों के कारण 100 रुपया से ऊपर बेच रही है। तो ये सारा का सारा धन कहां जा रहा है? क्या सरकार के पास जा रहा है? जब उत्पादक वो है तो लाभ प्राप्त करता भी वही होगा। खैर, जो हो, ये एक विवाद का विषय है, वो अलग है। हम लोग ये देखें कि जो सार्वजनिक क्षेत्र के रिफाइनरीज हैं वो कहां कहां है। तो सबसे ज्यादा रिफाइनरीज 4 रिफाइनरीज आसाम में है। कौन कौन? डिगबोई, नूनामाटी, बोगाईगांव और नोमालीगढ़। इसके बाद बिहार में एक है, कहां है? बरौनी में। तो यहाँ सब जगह फर्टिलाइजर होगा, जहां जहां ये होगा वहां वहां क्या होगा? फर्टिलाइजर होगा। उसके बाद हल्दिया पश्चिम बंगाल में एक है रिफाइनरी। आंध्र प्रदेश में एक है, कौन? विशाखापट्टनम में। तमिलनाडु में 2 है, चेन्नई और नौरीमन में। केरल में एक है, कौन? कोच्चि में। महाराष्ट्र में एक है, ट्राम्बे में। गुजरात में कोयली में है। उत्तर प्रदेश में मथुरा में है। हरियाणा में 2 है, कहां? करनाल और पानीपत में। पंजाब में एक जगह है, भटिंडा में। हिमाचल प्रदेश में मनाली में है, और मध्य प्रदेश में बीना में है, और उड़ीसा में पारादीप में। तो ये 20 सार्वजनिक क्षेत्र के कारखाने हैं। हम समझते हैं कि पूरी चीजें, यानी रासायनिक उर्वरक और तेल शोधक उद्योग पूरा आपको समझ में आ जाए। ये जितनी चीजें हैं वो सब के सब ऑब्जेक्टिवली काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। और इससे सब्जेक्टिवली भी क्वेश्चन आएगा। तो जो माजिद हुसैन की बुक है उसमें इन इंडस्ट्री से संबंधित जो समस्याएं हैं और सरकार की नीतियां हैं वो आपका एक प्रकार से नोट्स के रूप में आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं।
डेटा यहाँ से इस्तेमाल कीजिए, डेटा उसके अच्छे नहीं है, लेकिन उसकी समस्याएं और निदान के संबंध में उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है, तो उसके माध्यम से आप मिला के मेंस का नोट्स बना सकते हैं। हम समझते हैं कि पीटी कम मेंस में आप पूरी तरीके से बात समझने में सफल रहे। थैंक यू, धन्यवाद।